वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे 12th क्लास का कोर्स जो कि वैलिड है, यानी वो सिलेबस जो हर बोर्ड में काम का है, नीट में काम का है और जेई में काम का है। तो बेसिक जो फंडामेंटल्स हैं फिजिक्स के वो हम समझ रहे हैं इस कोर्स के थ्रू। फिर साइमल्टेनियसली जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे हम और उसमें हम डिस्कस करेंगे। अब क्योंकि जो बोर्ड वाले वीडियो यानी बोर्ड पे पढ़ाते हुए वो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अवेलेबल है पूरे सिलेबस के, उसमें एनसीईआरटी बेस्ड नहीं है, यानी एनसीईआरटी बिल्कुल वर्ड टू वर्ड नहीं ली गई है, समझने के हिसाब से है, क्लासरूम की रिकॉर्डिंग से वो आप देख सकते हैं। वो रिलेवेंट है, चाहे वो 2017 में बना है, चाहे 2018 में या 2019 में, वो सारे वीडियो अभी के सिलेबस के लिए रिलेवेंट है। अगर आप उसमें कंफर्टेबल हैं तो वो देख सकते हैं। पर कॉम्पिटिशन्स के लिए, डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स के लिए और बोर्ड के लिए, चाहे कोई सा भी बोर्ड हो, सबसे जो फीडबैक आता है वो ये आता है कि एनसीईआरटी आपकी थॉरो होनी चाहिए। तो एनसीईआरटी को थॉरो करने के लिए 11th क्लास में साइमल्टेनियसली 11th की एनसीईआरटी की एक्सरसाइज चल रही है पैरेलल में मेरे चैनल पे, जिसमें हम उसको बोलते हैं एनसीईआरटी रीड अलोंग एक्सरसाइज। और बिल्कुल उसी पैटर्न पर एनसीईआरटी रीड अलोंग एक्सरसाइज ये 12th की एनसीईआरटी की मैं चालू कर रहा हूँ। और मेरी कोशिश ये है अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा आएगा तो मैं केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में, बायोलॉजी में भी इसको चालू कर सकता हूँ इफ़ यू आर इंटरेस्टेड एंड आप अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, आपकी नीड है तो मेरे चैनल पर आपको ये सारी चीज़ें मिल सकती हैं बच्चों। जैसे आप 5 सब्जेक्ट तैयार करते हैं और मैंने भी कभी, मैं इंजीनियरिंग किया, मैंने भी कभी PCM तीनों को और उसके अलावा इंग्लिश को तैयार किया था किसी ज़माने में। और बायोलॉजी बच्चों बहुत आसान है और एक टीचर जो है बस टीचर होता है, तो एज ए चैलेंज मैं ले सकता हूँ इसको। इफ़ यू नीड इट मैं सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा सकता हूँ बच्चों। तो देखेंगे कैसा एक्सपीरियंस हमारा रहता है। फिलहाल फिजिक्स में चार्जिंग बाय इंडक्शन एंड बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट। चार्जिंग बाय इंडक्शन बच्चों, इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन भी कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे, देन मैग्नेटिक इंडक्शन आप पढ़ोगे मैग्नेटिज्म में, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आप पढ़ोगे EMI एंड AC चैप्टर में। यानी ये तीनों में सिमेट्री है। तो आर्टिकल 1.4 चार्जिंग बाय इंडक्शन की अगर मैं बात करता हूं, देन व्हेन वी टच ए पिथ बॉल विद एन इलेक्ट्रिफाइड प्लास्टिक रॉड, सम ऑफ द नेगेटिव चार्जेस ऑन द रॉड आर ट्रांसफर्ड टू द पिथ बॉल। ठीक है, कंडक्शन हुआ, कुछ चार्ज ट्रांसफर हुआ, एंड इट आल्सो गेट्स चार्ज, thus the pith ball is charged by contact। तो इसको हम क्या बोलते हैं? कंडक्शन। It is then repelled by the plastic rod but is attracted by glass rod, क्योंकि अपोजिट नेचर का चार्ज है ग्लास पर, which is oppositely charged। However, why a electrified rod attracts light objects is a question। यानी यहां तो हम समझ रहे हैं दोनों ही ऑब्जेक्ट चार्ज थे, पर जहां पर कोई ऑब्जेक्ट चार्ज नहीं है, जैसे आपने कंघी की बालों में, और जब उसको आप ले जाते हैं कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास जो कि न्यूट्रल हैं, बैलून को आपने रगड़ा और जब आप ले जा रहे हैं किसके पास? दीवार के पास जो कि न्यूट्रल है, तो आपने देखा कि वो चिपक जाते हैं। क्यों? तो उसी सवाल का जवाब हमें कहाँ मिलेगा बच्चों? इंडक्शन में। However, why electrified rod attracts light objects is a question we have still left unanswered. Let's try to understand what could be happening by performing the following experiment। एक experiment आप perform कर सकते हैं। Bring two metal spheres A and B supported on insulating stands in contact as shown in figure 1.4a। तो जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, इनको contact में लाया। Bring a positively charged rod near one of the spheres, say A, taking care that it does not touch the sphere। टच नहीं करना, पास में लाके रखना है। The free electrons in the spheres are attracted towards the rod। इसमें जो भी मेटल के पार्ट में इलेक्ट्रॉन्स है अट्रैक्ट होकर यहाँ आ जाएंगे, जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के आए वो बचेगा पॉजिटिव। Both kinds of charges are bound in the metal spheres and cannot escape। जो भी चार्ज है, क्योंकि ना तो आने का रास्ता ना जाने का रास्ता, तो एस्केप नहीं कर सकता है चार्ज, मेटल स्फीयर में बाउंड है।
दे देयरफॉर रिजाइड ऑन द सर्फेसेस एज शोन, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। द लेफ्ट सरफेस ऑफ स्फीयर ए हैज एन एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज, देख पा रहे हैं आप, जो यहां पर नेगेटिव चार्ज का एक्सेस है, और राइट सरफेस ऑफ स्फीयर बी हैज एन एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज। हाउएवर नॉट ऑल ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द स्फीयर्स हैव एक्यूमुलेटेड ऑन द लेफ्ट सरफेस, बस थोड़े से ज्यादा हैं, सारे के सारे नहीं हैं। As the negative charge starts building up at the left surface of A, other electrons are repelled by these. In a short time, equilibrium is reached under the action of force of attraction of the rod and the force of repulsion due to the accumulated charges. जल्दी ही क्या होगा, आना जाना रुक जाएगा, एक equilibrium सेट हो जाएगा। Figure 1.4b shows the equilibrium situation. तो B में सिचुएशन है इक्विलिब्रियम सिचुएशन, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इंडक्शन ऑफ चार्ज। तो बच्चों इंडक्शन क्या है, इट इज प्रोसेस। आप अंडरलाइन कर लीजिए, एनसीईआरटी खोल लीजिए और हाइलाइटर लेकर बैठिए, वीडियो पॉज कर लीजिए, हाइलाइटर लाइए, एनसीईआरटी खोलकर बैठिए, बहुत अच्छा समझ में आएगा, साथ में हम समझते जाते हैं। तो इंडक्शन एक प्रोसेस है, इंडक्शन को डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करेंगे हम, एज ए प्रोसेस। तो इस प्रोसेस में क्या हुआ, हमने देखा, यहाँ ऑब्जर्व किया, क्या हो रहा है यहाँ पर, चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो हम क्या बोलेंगे, इंडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, ऐसा हम कह सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको याद दिलाऊं या रिवाइज कराऊं, जिन लोगों ने इंटरफेरेंस के बारे में पढ़ा, साउंड के इंटरफेरेंस के बारे में हम 11th क्लास में पढ़ते हैं, और लाइट के इंटरफेरेंस के बारे में हम 12th क्लास में पढ़ते हैं। पूरा सब्जेक्ट हम लिंक करते हुए चलेंगे बच्चों, और अगर केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो भी पढ़ा तो उनको भी लिंक कर देंगे सबको आपस में, तो लिंक करने से याद अच्छे से होता है। तो आपने क्या पढ़ा था, मैं बता रहा था 11th क्लास में जब आपने पढ़ा था, यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे थे प्रोसेस, तो मैं इंटरफेरेंस की बात कर रहा था बच्चों। तो इंटरफेरेंस में उसको हम बोलते हैं प्रोसेस ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। तो इंटरफेरेंस में किसी का इंटरेस्ट क्यों डेवलप होगा, तो हम ये कहते हैं कि इंटरफेरेंस वो फिनोमिना है जिसमें आप आवाज में आवाज को जब जोड़ते हो तो आवाज और आवाज मिलकर साइलेंस प्रोड्यूस हो जाता है। क्लास 11 में तो आप ये पढ़ते हो, और बच्चों 12th में क्या पढ़ोगे, लाइट में लाइट जोड़ रहे हो और अंधेरा हो रहा है। तो लाइट में लाइट जोड़ी और अंधेरा हो गया, हमें अजीब सी बात लगती है, इसलिए हमारा इंटरेस्ट तुरंत जाता है उस तरफ, हमारा ध्यान जाता है, हम जानना चाहते हैं इस बारे में, तो ये फिनोमिना इंटरेस्टिंग बन जाता है। तो जैसे वहां तो क्या हो रहा है, एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, और यहाँ चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो जो फिनोमिना है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस का, उसको हम कहते हैं इंडक्शन, और जो फिनोमिना है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी का, उसको हम कहते हैं इंटरफेरेंस। तो दोनों लिंक हो गए, दोनों ही याद हो जाएंगे लिंक होकर। एंड हैपन्स ऑलमोस्ट इंस्टेंटली, ये बात भी समझनी है, ये ऐसा नहीं कि टाइम लगेगा, स्पीड ऑफ लाइट से ये हो जाता है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड सेट होता है स्पीड ऑफ लाइट से। द एक्यूमुलेटेड चार्जेस रिमेन ऑन द सरफेस एज शोन टिल द ग्लास रॉड इज हेल्ड नियर द स्फीयर। ग्लास रॉड जब तक यहाँ रहेगी, ये चार्जेस यहीं रहेंगे, यहाँ से कहीं जाने वाले नहीं है। हाँ, अगर अभी मैं रॉड को हटा दूं, ये सवाल पूछा जाता है आपसे, तो इंडक्शन का इफेक्ट टेम्परेरी था, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, नहीं चार्जेस मिलकर वापस से जीरो, नेट चार्ज जीरो, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। If the rod is removed, the charges are not acted by any outside force and they redistribute to their original natural या न्यूट्रल स्टेट में चले जाएंगे। पर हम चाहते हैं कि ये इफेक्ट परमानेंट हो, यानी इंडक्शन की वजह से ये परमानेंटली चार्ज हो जाए। तो क्या करना होगा, थर्ड स्टेप, सेपरेट द स्फीयर्स बाय स्मॉल डिस्टेंस। बीच में हमने थोड़ा सा गैप यहाँ पे क्रिएट किया, तो उसका इफेक्ट क्या होगा, चार्जेस ऑफ स्फीयर में आपस में ट्रांसफर नहीं हो सकते। while the glass rod is still held near sphere A, अभी भी यहाँ पकड़ा हुआ है हमने इसको, as shown the two spheres are found to be oppositely charged and attract each other। तो ऐसा है, और उसके बाद फोर्थ स्टेप में हमने रॉड को हटा दिया, चार्ज के पास ना आने का रास्ता ना जाने का रास्ता। तो अभी अट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, नेगेटिव इधर आ जाएगा और ये पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा। तो कहने को हमने कह दिया पॉजिटिव इधर आ जाएगा, एक्चुअल में बच्चों आपको क्लियर होना चाहिए पॉजिटिव कहीं आता जाता नहीं। पॉजिटिव तो कहाँ है, न्यूक्लियस के अंदर है, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के अंदर है, प्रोटॉन में, वो कहीं आता जाता नहीं। तो
तो पॉजिटिव आने का मतलब है कि यहां से इलेक्ट्रॉन रिपेल होकर इधर चले जाएंगे जो इस पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर देंगे, तो ये तो यहां दिखाई देना बंद हो जाएगा। और यहां से क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स चले गए हैं, इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो गई है, तो यहां हमें पॉजिटिव दिखाई देना शुरू हो जाएगा। इसका ये मतलब है। चौथी स्टेप है बच्चों, अभी तो क्या है, इंडक्शन हो गया, नेट चार्ज 0 है, यहाँ 4 नेगेटिव है, यहाँ 4 पॉजिटिव है। अब हमने इनको दूर दूर कर दिया। Remove the rod, the charges on a sphere rearrange themselves as shown in figure 1.4d. Now separate the spheres quite apart, दूर दूर कर दो। The charges on them get uniformly distributed over them as shown in figure 1.4e. यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, एक दूसरे का इफेक्ट खत्म हो जाएगा, क्योंकि पास लाने पर इंडक्शन होता है, दूर से नहीं होता। जैसे रामदेव जी आपके शहर में आकर प्राणायाम कराएंगे तो निश्चित रूप से आप इन्फ्लुएंस होंगे, योगासन प्राणायाम शुरू कर सकते हैं। तो जितना पास कोई चेंज आ रहा है वो आपको अफेक्ट करता है। कोविड-19 कोरोना अगर आपके इलाके में आ गया आपको अफेक्ट करेगा, दूर से आपको अफेक्ट नहीं कर सकता। तो इंडक्शन का इफेक्ट पास से होता है। इन दिस प्रोसेस द मेटल स्फीयर विल ईच बी इक्वल एंड अपोजिटली चार्ज। दिस इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो देखो इंडक्शन तो प्रोसेस है और ये जो हमने किया वो है चार्जिंग बाय इंडक्शन, इसको बोलेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन। द पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड डज नॉट लूज एनी ऑफ इट्स चार्ज, इसके पास अभी भी उतना ही है, कॉन्ट्रेरी टू द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग बाय कॉन्टेक्ट। आपको याद आ रहा होगा कंडक्शन में जब हम चार्ज करते हैं ऑब्जेक्ट को, तो कंडक्शन में क्या होता था बच्चों, कंडक्शन में जितना चार्ज एक बॉडी लूज करेगी उतना ही और उसी नेचर का चार्ज दूसरी बॉडी गेन करेगी। चार्ज लॉस बाय वन बॉडी इज इक्वल टू चार्ज गेन बाय अदर बॉडी एंड इट इज ऑफ सेम नेचर। ये कंसेप्ट था कंडक्शन में। ठीक वैसे ही लिंक करते हैं क्लास 11th में प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। हीट लॉस बाय वन बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन बाय अदर बॉडी। बच्चों ये जो पढ़ाई हम कर रहे हैं दिस इज नॉट बर्डन। आप सोचिए कि नहीं ये पढ़ना पड़ेगा नहीं है, ये मजे मजे की पढ़ाई है। यू हैव टू एंजॉय इट। मजा आना चाहिए आपको ये जानने में, क्योंकि ये कंसेप्ट्स, ये फंडे आप अपनी लाइफ में यूज करके फायदा उठा पाएंगे। तो फिजिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग। आगे पढ़ते हैं। हमने इंडक्शन को समझा, लाइफ से लिंक करके देखा, और हमने देखा इंडक्शन में जो बॉडी इंड्यूस कर रही है, जो प्रेरित कर रही है। फिर रामदेव जी ने दूसरों को योगासन प्राणायाम करना सिखाया, उसमें उनका क्या गया, कुछ नहीं, उनको कोई लॉस नहीं हुआ। आपने अपने घर के बाहर एक पेड़ लगाया, उसको देखकर आपके पड़ोसी ने भी पेड़ लगाया। बच्चों बारिश शुरू हो रही है, ये बिल्कुल सही समय है वृक्षारोपण का। आप सभी को पेड़ लगाने हैं। जिनके जन्मदिन आ रहे हैं अभी इन दिनों में, उनको तो विशेष तौर पर ध्यान रख के एक पेड़ लगाना है और उसका विशेष ध्यान रखना है। क्योंकि अगर आप एक नीम का पेड़ लगाते हैं तो वो अपने पूरे जीवन काल में 32 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की ऑक्सीजन देता है। तो अगर आपने नीम का पेड़ लगाया और उसका ध्यान रखा तो आपने समाज को इतनी ऑक्सीजन दान कर दी, यानी आपकी सीट बुक हो गई स्वर्ग में। यानी ये बहुत ही अच्छा काम है बच्चों। तो आपने पेड़ लगाया, उसको देखकर पड़ोसी ने पेड़ लगाया, पर इसमें आपके पेड़ को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। नहीं, इस ग्लास रॉड ने कोई चार्ज लूज नहीं किया। बिना इसके किसी नुकसान के इन दोनों मेटल के स्फीयर पे चार्ज आ गया जो न्यूट्रल पड़े थे। जैसे कि सुस्त लोग जो सुस्त पड़े अभी और जो कर्मठ है, मेहनती हैं, उनको जब देखते हैं तो उनके अंदर भी काम करने की इच्छा जागृत हो जाती है। यानी वो भी कैसे हो जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं। सो दिस इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो ये हमने इसको समझा। व्हेन इलेक्ट्रिफाइड रॉड्स आर ब्रॉट नियर लाइट ऑब्जेक्ट्स ए सिमिलर इफेक्ट टेक प्लेस। द रॉड्स induce opposite charges on the near surfaces of the object and similar charges move to the farther side of the object। बच्चों कई बार आपने ऑब्जर्व किया, अगर आपका ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग है, ध्यान से अगर आपने देखा हो तो वो जो इमरजेंसी लाइट में ट्यूब लगी होती है सफेद, उस पे मतलब बंद है, वो हाथ ऐसे फेर दोगे अंधेरे में तो एक लाइट सी चमकेगी, ट्यूब में रोशनी सी चमकेगी। और ये जो अपनी ट्यूबलाइट होती है, कौन सी, वो जो कांच वाली ट्यूबलाइट होती है, एलईडी ट्यूबलाइट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो कांच वाली ट्यूबलाइट होती है जिसमें मरकरी वेपर भरा होता है,
उसमें भी आप जो है अंधेरे में अगर वो बंद है ऐसे हाथ फेरोगे तो आप देख सकते हो उसमें कुछ ग्लो नज़र आ सकता है आपको। इट इज़ बिकॉज ऑफ इंडक्शन। और कई बार ऐसा होता है कि टेस्टर हम लगाते हैं, टेस्टर को अपने कूलर की बॉडी पे लगाया, प्रेस की बॉडी पे लगाया, टच किया तो उसमें लाइट जल रही है, पर हाथ लगा रहे तो करंट नहीं आ रहा। तो कई बार तो लीकेज का करंट है, अर्थ में चले जा रहा है, अर्थिंग की बात हमने की थी लास्ट लेक्चर में। पर कई बार ऐसा भी होता है बच्चों, इंडक्शन की वजह से वो करंट दिखा देता है, तो हम बोलते हैं इंडक्शन का करंट आ रहा है। व्हेन इलेक्ट्रिफाइड रॉड्स आर ब्रॉट नियर ऑब्जेक्ट्स, सिमिलर इफेक्ट, ये हमने पढ़ा। अब इसे आगे की बात करते हैं। This happens even when the light object is not a conductor. The mechanism for how this happens is explained later in section 1.10, वहाँ हम सीखेंगे, and 2.10. The centers of the two types of charges are slightly separated. We know that opposite charges attract while similar charges repel. ये हमको पता है। However, the magnitude of force depends on the distance between the charges, and in this case, the force of attraction overweighs the force of repulsion. तो attraction ज़्यादा हो गया, repulsion कम हो गया, इसलिए ऐसा हुआ। As a result, the particles like bits of paper with balls being light are pulled towards the rods. क्योंकि एक नेचर का चार्ज दूसरी तरफ चले गया, अपोजिट नेचर का पास आ गया, तो डिस्टेंस कम होने पर अट्रैक्शन ज़्यादा हो गया, चिपक गया। बैलून के साथ भी ऐसे ही है, बैलून एंड वॉल। और जो प्लास्टिक का स्केल है वो कागज के टुकड़े उठा पा रहा है, उसके साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है। एग्जाम्पल 1.1 देखते हैं बच्चों। हाउ कैन यू चार्ज ए मेटल स्फीयर पॉजिटिवली विदाउट टचिंग इट? कैसे चार्ज कर सकते हैं? तो डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे इसको। इसमें अर्थ की मदद हमने ली है। तो फिगर 1.5a shows an uncharged metallic sphere on an insulating metal stand. Bring a negatively charged rod close to the metallic sphere. मैं समझता हूँ बच्चों इस डिटेल को पढ़ने के बजाय हम सीधे डायग्राम पे चलते हैं। आपको पता है डायग्राम जो है सबसे आसान तरीका और फास्टेस्ट मेथड है किसी भी थ्योरी को समझने का। डायग्राम से हम सबसे फास्ट समझ सकते हैं। तो देखिए ये मेटल का स्फीयर इंसुलेटिंग स्टैंड पर, अब इस मेटल के स्फीयर के पास में एक नेगेटिवली चार्ज एबोनाइट रॉड लाया या प्लास्टिक रॉड लाया। नेगेटिवली चार्ज प्लास्टिक रॉड लाने पर हुआ क्या, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन मौजूद थे, ध्यान से देखिए डायग्राम में, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद थे रिपेल हुए, रिपेल होकर दूर चले गए। फिगर बी पे आते हैं, मैं फिगर सी पर चले गया, ए से आए हम बी पर, इलेक्ट्रॉन दूर चले गए, यहाँ इकट्ठे हो गए, और नियर बाय जहां से इलेक्ट्रॉन निकल के मैं बचा पॉजिटिव। अगली स्टेप फिगर सी में चलते हैं। हमने क्या किया, इसको मेटल के स्फीयर को अर्थ से कनेक्ट कर दिया। दिस इज सिंबल फॉर अर्थ, जहां ग्राउंड लिखा है, तो अर्थ से कनेक्ट किया। अर्थ के लिए हम ये मान के चलते हैं अर्थ इज गुड कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट कैपेसिटी। कितना भी चार्ज अर्थ दे सकती है, कितना भी चार्ज अर्थ ले सकती है, उसका पोटेंशियल हमेशा जीरो बना रहता है, पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बच्चों यहाँ वो इलेक्ट्रॉन जो इकट्ठे थे, जो यहाँ दिख रहे हैं फिगर बी में, वो अर्थ में चले जाएंगे। जब भी आते हैं या जाते हैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स आते जाते हैं, पॉजिटिव कहीं आता जाता नहीं है, क्योंकि कोई न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो ये इलेक्ट्रॉन्स अर्थ में चले गए। अब हम देख रहे हैं नेट पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे बचा है। अगर हम आने जाने का रास्ता बंद कर दें, यानी अर्थ से इसको डिस्कनेक्ट कर दें, तो आपसे सवाल पूछा जाता है यहाँ पे, अर्थ से डिस्कनेक्ट नहीं किया, रॉड को हटा दिया, क्या होगा बच्चों? ये पॉजिटिव न्यूट्रलाइज हो जाएगा, अर्थ से इलेक्ट्रॉन वापस आ जाएंगे खींच के, क्योंकि ये पॉजिटिव उनको खींच लेगा। अभी क्या हो रहा है, ये नेगेटिव उनको रिपेल कर रहा है, इसलिए वो अर्थ में चले गए। तो अब अगली स्टेप में हम क्या करते हैं, पहले अर्थ से डिस्कनेक्ट करते हैं। अर्थ से डिस्कनेक्ट करने के बाद आने जाने का रास्ता खत्म, अब कहीं जा नहीं सकता है चार्ज। उसके बाद हम रॉड को हटा देते हैं, रॉड को हटा देते हैं, तो अब ये चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया इस पर। अब यहाँ जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये अप टू स्केल नहीं है बच्चों। 12th क्लास में आपको अप टू स्केल डायग्राम रिक्वायर्ड नहीं है। अप टू स्केल नहीं है, उसका कहने का मतलब यह है कि यहाँ कितने चार्ज हैं, यहाँ कितने दिख रहे हैं, यहाँ आपको दिख रहे हैं 4, यहाँ 4 दिख रहे हैं, पर यहाँ देखिए आप ज़्यादा हो गया। तो अप टू स्केल नहीं है डायग्राम, नहीं तो ये 4 ही फैलते हैं यहाँ पे। तो ये हमने इंडक्शन को समझा। इन दिस एक्सपेरिमेंट द मेटल स्फीयर गेट चार्ज बाय प्रोसेस ऑफ इंडक्शन एंड द रॉड डज नॉट लूज एनी ऑफ इट्स चार्ज। रॉड के पास अपना चार्ज इंटैक्ट है, जितना था उतना ही। Similar steps are involved in charging by metal sphere negatively by induction by bringing a positively charged rod near it. हम उसको negatively charge कर सकते हैं। तो डायग्राम की मदद से हमने ये समझा। यहाँ पे आपके लिए एक्टिविटी दे रखी है क्या? In this case, the electrons will flow from the ground to the sphere when the sphere is connected to the ground with a wire. Can you explain why? ऐसा क्यों हुआ, आप बता सकते हैं? तो
हमने डिस्कस किया बच्चों इंडक्शन को, कुछ डिटेल जो एनसीईआरटी में नहीं है मैं उसको शामिल करके चलूँगा, यानी प्योरली एनसीईआरटी नहीं डिस्कस कर रहा मैं, जितना भी रिक्वायर्ड है कंटेंट वो मैं सारा शामिल करके चलने वाला हूँ बच्चों। यहाँ जो मिसिंग डिटेल है वो आप नोट कर सकते हैं अपने पास, नोटबुक भी आपको साथ में रखनी है। तो एनसीईआरटी और ये कॉपी मिला के हमारा कोर्स कंटेंट पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं एक फॉर्मूला लिख सकता हूँ, इंड्यूस चार्ज, जिसको मैं दिखाऊंगा Q डैश से, विदाउट डेरिवेशन। ये फॉर्मूला आपके सिलेबस में है, ये काम आता है कभी कभी, रेयरली, माइनस Q टाइम्स 1 माइनस 1 अपॉन कैपिटल K, जहाँ पर Q है इंड्यूसिंग चार्ज। बच्चों ये वो चार्ज है जो किस पर था, ग्लास रॉड पर, जो इंड्यूस कर रहा है, इंड्यूसिंग चार्ज, और जो इंड्यूस हो गया वो है Q डैश। सो Q डैश है इंड्यूस्ड चार्ज, Q डैश इज इंड्यूस्ड चार्ज एंड Q इज इंड्यूसिंग चार्ज एंड व्हाट इज K। जो ये नई क्वांटिटी एक इंट्रोड्यूस हुई है, इसको हम बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसके बारे में फुल डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है इसकी वैल्यू मिनिमम होती है 1 एयर या वैक्यूम के लिए, अगर मीडियम एयर या वैक्यूम है, और मैक्सिमम होती है इन्फिनिटी अगर वो गुड कंडक्टर है या मेटल है। तो मेटल या गुड कंडक्टर के लिए इसकी वैल्यू होती है इन्फिनिटी। तो ये हमने समझा एक फॉर्मूला इंडक्शन के लिए। अब एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो नहीं दिया हुआ है एनसीईआरटी में, क्वेश्चन उस पर बनता है कंपटीशन में भी, बोर्ड में भी, वो हमें समझना है। आप स्टार मार्क करके नोट कर सकते हैं, अपने पास लिख सकते हैं, इंडक्शन टेक प्लेस इन बॉडीज ओनली। इंडक्शन जो होता है वो सिर्फ बॉडीज में हो सकता है, पॉइंट ऑब्जेक्ट में नहीं हो सकता। इंडक्शन टेक प्लेस इन बॉडीज, बॉडीज का मतलब जो पॉइंट नहीं है ऑब्जेक्ट, ओनली। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट्स में नहीं हो रहा। अब इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है, इसका आउटकम क्या है? क्योंकि इंडक्शन सिर्फ बॉडीज में ही होता है, पॉइंट ऑब्जेक्ट्स में नहीं होता है, तो बच्चों इसका आउटकम ये है कि सिमिलरली चार्ज, ध्यान से सुनना, सिमिलरली चार्ज बॉडीज में अट्रैक्ट ईच अदर। डिक्टेट कर रहा हूं, आप लिख भी सकते हैं, मैं नहीं लिख के बता रहा। सिमिलरली चार्ज बॉडीज में, हो सकता है MAY, में अट्रैक्ट ईच अदर, बट लाइक चार्जेस, पॉइंट चार्जेस, सिमिलर पॉइंट चार्जेस मस्ट रिपेल ईच अदर। तो ये एक कंसेप्ट है, लिख भी देता हूं बच्चों में इसको यहां पर। ओके, टाइप कर देता हूं। तो आपको क्या नोट करना था? आपको नोट करना था ओके, साइज बढ़ा देता हूं। सिमिलरली चार्ज बॉडीज में अट्रैक्ट ईच अदर while like charges, थोड़ा सा चेंज करते हैं, सिमिलर यानी सेम नेचर के, दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, सिमिलर पॉइंट चार्जेस मस्ट रिपेल ईच अदर। सो दिस इज कंसेप्ट, अच्छे से आपको तैयार करना है। अब जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आया है, हाजमोला चाहिए मैं अट्रैक्ट, जिन बच्चों को हाजमोला चाहिए बच्चों तैयार हो जाओ, मैं समझा रहा हूं कैसे, ये डायग्राम की मदद से हम समझेंगे। सपोज ये एक बॉडी है, दिस इज ए बॉडी, बॉडी ए,
और इसके पास जो चार्ज है माना कि 2 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इसके पास है, और मेरे पास इसी के पास रखी है मैंने दूसरी बॉडी बी, मैंने बड़ा बना के दिखाया उसको, और उसके पास चार्ज भी ज़्यादा है बच्चों, इसके पास है 4 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ए के पास 2 यूनिट, बी के पास 4 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। मैंने चार्ज को दिखाया नियर बाय सरफेस पर, पास की सरफेस पर दिखाया, आप देख रहे हैं पास की सरफेस पर दिखाया, पर एक्चुअल में जब हम इन्हें पास लाएंगे तो फैक्ट है ये एक दूसरे को रिपेल करेगा लाइक चार्ज, तो कहाँ चले जाएगा, दूर वाली सरफेस पर। बट फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग चीज़ें हमें आसानी से समझ में आ जाए, उसके लिए मैंने पास की सरफेस पे मान लिया, मान लो। तो अब जब पास लाते हैं इन दोनों बॉडीज को तो क्या होगा बच्चों, फिनोमेना होगा इंडक्शन। इंडक्शन अगर हम इसी फॉर्मूले की बात करें जो अभी मैंने लिखा, इस फॉर्मूले को यूज़ करें, यह है इंड्यूस चार्ज, यह है इंड्यूसिंग चार्ज। तो इंड्यूसिंग चार्ज बी, बॉडी बी के लिए कितना, 2 यूनिट। तो 2 यूनिट है तो कितना चार्ज हो जाएगा, कंडक्टर है तो कंडक्टर तो इस फॉर्मूले में के की वैल्यू में इन्फिनिटी रखता हूँ तो 1/0 आ जाता है, तो इंड्यूस चार्ज हो जाएगा एग्जैक्टली इंड्यूसिंग चार्ज के बराबर और अपोजिट नेचर का। तो मैग्नीट्यूड में बराबर अपोजिट नेचर का, तो हम यूँ कह सकते हैं यहाँ पर 2 नेगेटिव आ जाएंगे, और जहाँ से 2 नेगेटिव खींच कर आए वहाँ बचेंगे बच्चों 2 पॉजिटिव। जबकि ये जो 4 पॉजिटिव है ये यहाँ पर खींच लेंगे 4 नेगेटिव को, और जहाँ से ये 4 नेगेटिव खींच कर आए वहाँ बचेंगे 4 पॉजिटिव, यानी बी भी तो ए में चार्ज इंड्यूस कराएगा। तो अभी ये सिचुएशन है, तो अब देखा जाए यहाँ पर तो ये 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव मिलकर न्यूट्रलाइज कर देंगे एक दूसरे को, ये 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव मिलकर न्यूट्रलाइज कर देंगे एक दूसरे को। अब जो फाइनली आप देख पा रहे हैं यहाँ पर वो हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ 2 नेगेटिव हैं और यहाँ 2 पॉजिटिव हैं, हालांकि नेट चार्ज अब भी उतना है सेम, पर ये 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव के बीच की जो डिस्टेंस है, अगर मैं इसको R1 से दिखाऊं और ये 4 पॉजिटिव और 2 पॉजिटिव के बीच की जो डिस्टेंस है अगर मैं इसको R2 से दिखाऊं तो क्लियरली आप यहाँ समझ सकते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है। R1 R2 से बहुत छोटा है, और जिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की हम बात कर रहे हैं बच्चों, ये फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R² होता है। तो अब तय कर लो आप कि नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच अट्रैक्शन ज़्यादा होगा या पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच रिपल्शन ज़्यादा होगा, क्योंकि डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, सो अट्रैक्शन विल प्रीडोमिनेट। तो इन 2 बॉडीज़ के बीच अट्रैक्शन का फोर्स ज़्यादा होने से ये खींचेंगे एक दूसरे की तरफ, तो हम क्या कह पाएंगे, सिमिलरली चार्ज बॉडीज में अट्रैक्ट ईच अदर। हाँ, इन दोनों के पास अगर सेम अमाउंट में होता चार्ज 2 यूनिट तब ये अट्रैक्ट नहीं करती, तब ये रिपेल ही करती। पर अभी एक के पास कम है, ये कंडीशन हो गई, एक के पास अगर कम चार्ज है दूसरे के पास ज़्यादा है तो उनमें अट्रैक्शन हो सकता है। पर अगर सिमिलर पॉइंट चार्जेस हैं, जैसा कि मैंने इधर लिखा है, सिमिलर पॉइंट चार्जेस मस्ट रिपेल ईच अदर, उनके बीच अट्रैक्शन होने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि पॉइंट ऑब्जेक्ट्स में इंडक्शन नहीं होता, इंडक्शन टेक प्लेस इन बॉडीज ओनली। तो मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अभी मैंने हेडिंग में तो लिख दिया बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, तो काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया ऑलरेडी, आधे घंटे का। आधे घंटे से ज़्यादा लेक्चर हम नहीं बनाएंगे, और जो पढ़ाई बहुत ज़्यादा भी करने की ज़रूरत नहीं है, मज़े मज़े से जितने आराम से हो उतनी पढ़ाई कर लो। थोड़ा देख लिया, पढ़ लिया, आधा घंटा पढ़ लिया, फिर खेल कूद कर लो, गाने सुन लो, घर का काम कर लो। घर का काम कर लोगे तो मम्मी पापा भी खुश हो जाएंगे। तो यहाँ पर बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, एडिटिविटी, कंजर्वेशन एंड क्वांटाइजेशन, मैं इसको लेता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। अब रेगुलरली मैं लेक्चर अपलोड करूँगा, तो कंटिन्यूसली हम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाई करते रहेंगे। थैंक यू।